केमिस्ट्री क्लास में 11th क्लास का थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है और उसमें अब हम फिजिकल थर्मोडायनेमिक्स का एक न्यू टॉपिक हीट कैपेसिटी करेंगे और उसके साथ कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे और इससे हमारा फिजिकल थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में जो टॉपिक हमारा यहाँ पर है हीट कैपेसिटी है। हीट कैपेसिटी क्या चीज़ है, इसको हम कैसे मेजर करेंगे, इसको हम कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले हीट कैपेसिटी को समझने के लिए हमें एक चीज़ यहाँ पर सब्सटेंस का एक बिहेवियर समझना पड़ेगा। क्या बिहेवियर होता है, यदि हम किसी सब्सटेंस को हीट करें तो वो हीट को शो करता है उसने एब्जॉर्ब किया या नहीं टेम्परेचर के चेंज के थ्रू। यदि हम किसी सब्सटेंस को कूल करें तो उसको शो करता है उसमें टेम्परेचर चेंज हुआ या नहीं। यानी हम जितना ज़्यादा उसको हीट करेंगे उतना ही उसमें टेम्परेचर चेंज होगा, यानी इंक्रीज होगा उसका टेम्परेचर, और जितना कूल करेंगे उतना ही उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, यानी ठंडा होगा, यानी टेम्परेचर उसमें से निकाल रहे हैं। यानी जो हम उसको हीट उसमें चेंज हो रहा है यानी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T। डेल्टा T से हम टेम्परेचर के चेंज को दिखाते हैं। वैसे यहाँ पर हम T का यूनिट कोशिश करेंगे केल्विन लेने का, लेकिन चेंज में आप सेल्सियस को भी कंसिडर कर सकते हैं। चेंज में आप सेल्सियस को भी कंसिडर कर सकते हैं। वैसे ऐसा यूनिट टेम्परेचर का केल्विन होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि हमें इसको इक्वेट करना है तो कोई ना कोई कांस्टेंट से हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कांस्टेंट हम ले लेते हैं C। C लिया जाता है जिसको कोफिशिएंट बोला जाता है। ये C हमारा कोफिशिएंट है और इसी को कहा गया हीट कैपेसिटी। यही हमारा हीट कैपेसिटी है। अब हीट कैपेसिटी क्या, इसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू है? इसकी कांस्टेंट वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सब्सटेंस पर। किस पर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करेगा एंड उसके अमाउंट पर डिपेंड करेगा। जैसे हम वाटर को सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दें तो क्या उसमें जो टेम्परेचर चेंज होगा क्या वही आयरन को देने से चेंज होगा? तो नहीं, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। उसी तरह से क्या हम 1 लीटर वाटर को जितना हीट देते हैं और उसमें 1 केल्विन का यदि चेंज होता है, यदि उतना ही हीट 2 लीटर वाटर को दें क्या 1 केल्विन का ही चेंज आएगा? तो नहीं, वहाँ डिफरेंट चेंज आएगा। यानी ये हमारा डिपेंड कर रहा है C ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड मास ऑफ सब्सटेंस। उसका मास कितना, उसका वेट कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है। यानी C डिपेंड्स अपॉन, हीट कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन the mass and the nature of the substance। अब यहां पर हम लेते हैं क्या C जो हमारा हीट कैपेसिटी है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर कितना हो जाएगा, और यदि उसको कांस्टेंट प्रेशर पर लिया जाए तो क्या वैल्यू हो जाएगी, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम C को फाइंड करें। C क्या चीज है? C यहाँ पर निकल आएगा Q बाई डेल्टा T, और Q हमारा या तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिया जा सकता है या एट कांस्टेंट प्रेशर लिया जा सकता है। तो यदि हम एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम Q लेते हैं तो हमें इसको भी C भी करना पड़ेगा, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोलना पड़ेगा, और ये QV बाय डेल्टा T हो जाएगा। QV हम जैसा कि जानते हैं ये इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल होता है, तो डेल्टा U बाय डेल्टा T आ जाएगा। उसी तरह से यदि हम CP कैलकुलेट करते हैं, ये हमारा QP बाय डेल्टा T आ जाएगा, और इसमें डेल्टा H बाय डेल्टा T आ जाएगा, क्योंकि हम QP पढ़ चुके हैं कि डेल्टा H के इक्वल होता है। यदि आपने इसको नहीं समझा है तो मैं इसमें अपने प्रीवियस डिस्क्रिप्शन में अपने प्रीवियस वीडियोस का मैं लिंक डालूंगा, उसमें आप इसको देख के समझ लेंगे क्या चीज़ है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि हम हीट कैपेसिटी की जगह स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक टर्म यूज कर सकते हैं।
जो कि पर यूनिट मास लिया जाता है। तो यदि हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ पर यूज करें, जिसको स्मॉल सी से दिखाते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल सी इक्वल टू होगा क्या, कैपिटल सी बाय मास। और स्मॉल सी के बेसिस पर यदि हम Q का फॉर्मूला कैलकुलेट करें तो क्या बन जाएगा, Q इक्वल टू m इंटू स्मॉल सी इंटू डेल्टा टी, वेर वी नो दैट C इक्वल टू m इंटू स्मॉल सी होता है। इसके बेसिस पर ये फॉर्मूला आएगा। इस तरह से हम अपने हिसाब से फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं। यदि हम हीट कैपेसिटी को पर मोल लेना चाहें, उसको हम कहेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, यानी कैपिटल सी बाय नंबर ऑफ मोल्स। एन यहां पर नंबर ऑफ मोल्स को एक्सप्रेस कर रहा है। इस तरह से हम यहां पर हीट कैपेसिटी को समझ सकते हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे, क्या करने के लिए, CV और CP का क्या रिलेशन हो जाएगा उसके लिए हम लोग अब देखने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन CV एंड CP क्या है। CV एंड CP के बीच का रिलेशन। जैसा हम पीछे पढ़ चुके हैं, डेल H इन जनरल डेल U से इक्वल होता है। डेल H से जो रिलेटेड हमारा है CP है, और डेल U से जो रिलेटेड है वो CV है। तो CP इन जनरल विल बी ग्रेटर देन CV। तो हम यहां पर CP माइनस CV फाइंड करेंगे। CP माइनस CV के बेसिस पर देखा जाए तो पीछे हमने CP का फॉर्मूला लिखा था। ये हमारा था डेल H बाय डेल T माइनस डेल U बाय डेल T फॉर CV। अब यहां पर यदि हम एलसीएम ले तो डेल T एलसीएम हो जाएगा, डेल H माइनस डेल U आएगा। अब डेल H का जो रिलेशनशिप है डेल U के साथ क्या है, डेल U प्लस डेल N R। यदि आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो यहां डेल T आ जाएगा, माइनस डेल U अपॉन डेल T। यहां पर हमने क्या यूज किया है, बिकॉज डेल H इक्वल टू डेल U प्लस डेल NRT, ये हमने फॉर्मूला यहां पर यूज किया है। अब यहां पर डेल U एंड डेल U कैंसिल हो रहा है, यहां पर हम CP माइनस CV लिख देते हैं। अब CP माइनस CV इक्वल टू क्लियरली यहां पर डेल NR आ जाता है। डेल N यहां पर क्या दिखा रहा है, चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस दिखा रहा है। चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। in the given process। अब यहां पर एक कंडीशन ले लेते हैं, इफ हमारा डेल N ओनली 1 हो, यानी 1 मोल गैस के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। तो डेल N यदि 1 मोल गैस के लिए 1 मोल चेंज हो गैस का, तो CP माइनस CV इक्वल टू डेल NR है, तो डेल N की जगह हम 1 यूज कर देंगे। Therefore CP माइनस CV आपका R के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। अब R की जो वैल्यू है जूल में लिया जाए तो 8.314 जूल आता है, और यदि कैलोरी में लिया जाए ऑलमोस्ट 2 कैलोरी यहां पर मानते हैं। इस तरह से हमारा R की वैल्यू हो जाता है। CP माइनस CV कैलकुलेट हो गया। हाँ, तो हम लोग अब अगला पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं, सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जो हमने लिखा था। हम यहाँ पर न्यूमेरिकल्स NCERT का लेंगे, और मैं यहाँ पर NCERT के क्वेश्चंस आपको नहीं बोलूँगा, सिर्फ नंबर बोलूँगा, क्योंकि क्वेश्चन यदि बोलने लगूँ पूरा पूरा तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इनके क्वेश्चंस। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है,
एनसीईआरटी का एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 9 में एक बार मैं इसको रीड कर देता हूं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलो जूल नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 60.0 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस to 55 degree Celsius. Molar heat capacity of Al is 24 joule per mole per Kelvin. Molar heat capacity हमें 24 जूल पर मोल पर केल्विन हमें गिवन है और हमें 60.0 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। पर मोल का मीनिंग क्या हुआ? एल्यूमिनियम के 1 मोल का मास यानी मोलर मास 27 होता है, यानी इसी सी को हम लिख सकते हैं 24 जूल पर 27 ग्राम, यानी अपॉन 27 ग्राम। तो हम लोगों ने यहां पर क्या है, सी 1 ग्राम के लिए 24 जूल बाय 27 ग्राम आया है। हमारे पास क्वेश्चन में 60 ग्राम के लिए कैलकुलेट करना है। सी फॉर 60 ग्राम 24 बाय 27 इंटू 60 आ जाएगा। 3 9 जा 27, 3 से इसको डिवाइड किया 20 हो गया, 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24। यह आ जाता है हमारा 160/3 जूल। यहाँ पर सी आ गया हमारा। अब हमें टेम्परेचर चेंज 35 टू 55 डिग्री सेल्सियस के लिए क्यू फाइंड करना है। यहाँ पर हम क्यू फाइंड करेंगे। फॉर्मूला है सी इंटू डेल्टा टी, और मैंने डेल्टा टी डिस्कस किया है। इसको हम सेल्सियस या केल्विन दोनों में से किसी में भी ले सकते हैं चेंज को। तो यहाँ पर हम सी तो हमारे पास आ गया 160/3 इंटू हमारे पास आ जाएगा डेल्टा टी 55 माइनस 35, 20 डिग्री सेल्सियस का साफ साफ चेंज दिख रहा है। 160/3 इंटू 20, यदि हम इसको आप मल्टीप्लाई करें 3200/3 आ जाएगा, और ये सॉल्व होकर हमारा आ जाएगा 3 1 जा 3 0, 3 6 जा 18 और 3 6 जा 18, कितना 0.66 चलेगा। कितना जूल आ गया। इसको हम किलो जूल में कन्वर्ट करें 1.07 किलो जूल अप्रॉक्स ले सकते हैं। हमने यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन कर दिया। 1.066 आता, उसको हमने 1.07 बना दिया। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। वो क्वेश्चन हमें लेना है 13 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है N2 + 3H2 एक रिएक्शन गिवन है, गिव 2NH3 डेल H। यहां पर हमें गिवन है रिएक्शन का व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 गैस। स्टैंडर्ड एंथैल्पी जब भी कैलकुलेट करेंगे तो 1 मोल का होना चाहिए। यहां पर हमारे पास फॉर्मेशन हो रहा है 2 मोल का, तो 2 मोल NH3 का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके लिए हमें एंथैल्पी गिवन है। यहां पर हम एंथैल्पी फॉर वन मोल ऑफ NH3 फॉर्मेशन, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 मोल का दिया है और ये वैल्यू -92.4/2 हो जाएगा डायरेक्ट। माइनस में आ जाएगा, ये डिवाइड होगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12.2 -46.2 किलो जूल पर मोल हो गया। ये हमारा स्टैंडर्ड एंथैल्पी हो गया, जिसको हम डेल्टा RH स्टैंडर्ड का साइन लगाएंगे ऊपर। इस तरह से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू देखने के लिए।